आज रांची में जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से तंबू हटने लगे हैं। छात्र वापस अपने अपने घर जाने लगे हैं। थोड़ी देर पहले छात्र आंदोलन को स्थगित करने का ऐलान हुआ। छात्रों का दावा है कि अगर 60 दिन में सरकार छात्रों की बाकी बची डिमांड पूरी नहीं करती है तो आंदोलन फिर से शुरू होगा। रांची में धरना खत्म हुआ, लेकिन पटना में हल्ला शुरू हो गया। 5 साल बाद तेजस्वी यादव आज सड़क पर आंदोलन करने के लिए उतरे और फिर जबरदस्त हंगामा शुरू हुआ। पटना में तेजस्वी के प्रदर्शन में डमी AK-47। तेजस्वी के प्रदर्शन में AK-47 वाले पोस्टर। तेजस्वी के आंदोलन पर पुलिस का वाटर कैनन। तेजस्वी का लोक भवन मार्च जबरदस्त बवाल। पेपर लीक पर प्रदर्शन का नया सेंटर पटना बन गया है। पटना में नए जंतर मंतर वाला टेंट भी लग गया है। गर्दनी बाग में छात्रों का महाधरना चल रहा है। दूसरी तरफ पेपर लीक पर पॉलिटिकल प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव पटना में डमी AK-47 लेकर आ गए। सड़क पर डमी AK-47 दिखाकर सम्राट सरकार पर हल्ला बोल रहे हैं। आरजेडी के राजभवन मार्च में AK-47 लेकर आरजेडी के कार्यकर्ता पहुंचे हैं और ये देखिए एक डमी AK-47 है और लिखा हुआ है पुलिस। जिस तरह से सिवान में AK-47 से फायरिंग हुई है उसको यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है और ये दो पुलिस की वर्दी में AK-47 लेकर यहाँ पहुंचे हैं। पुलिस की वर्दी भी है और AK-47 भी है। ये इसलिए हम नाट्य उत्पादन के माध्यम से दिखाना है जो सिवान में हुआ था छात्रों पे, ताकि आगे चल के ऐसा ना हो। ये क्या दिखाना चाह रहे हैं? बिहार में स्टूडेंट अपना हक मांग रहा था सिवान में, तो उस पे लाठीचार्ज AK-47 चला दिया गया था। इसीलिए हम सरकार को दिखाना चाह रहे हैं कि AK-47 बॉर्डर पे चलाया जाता है, ना कि स्टूडेंट पे चलाया जाता है। पांच साल बाद तेजस्वी यादव ऐसे सड़क पर आंदोलन करते नजर आए। 11 साल बाद आरजेडी ने पटना में राजभवन मार्च किया। बिहार में सदन में जाना है तो सड़क पर आना होगा। तेजस्वी पटना की सड़कों पर पूरी ताकत से चले। कार्यकर्ताओं के हुजूम के बीच तेजस्वी बैरिकेड पर भी चढ़े और पुलिस के वाटर कैनन के सामने भी डटे रहे। देखिए किस तरह से वो पानी की बौछारें फेंकी जा रही है। तेजस्वी यादव खुद यहाँ आ गए हैं। ये देखिए लगातार जो है अपील की जा रही है कि यहाँ से नीचे उतर जाए। तेजस्वी यादव खुद यहाँ पहुंच गए हैं। तेजस्वी यादव खुद यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ देखिए पानी से भीगे हुए तेजस्वी यादव पूरी तरह से पानी से भीग चुके हैं। आरजेडी सांसद संजय यादव उनके ठीक बगल में है और लोक भवन मार्च जो है वो इनकम टैक्स चौराहे तक पहुंच गया। बिहार में कमबैक के लिए तेजस्वी यादव के एक बड़े मुद्दे की तलाश थी। जैसे ही गर्दनी बाग में छात्र आंदोलन का तंबू लगा, तेजस्वी और आरजेडी ने इसे मुद्दा बना दिया। आरजेडी ने पटना में लोक भवन मार्च के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। तेजस्वी यादव, मीसा भारती, संजय यादव, आरजेडी का हर बड़ा नेता, हर बड़ा पदाधिकारी पटना की सड़क पर मौजूद था। तेजस्वी यादव और पार्टी के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को बस से ले जाया जा रहा है वीर चंद पटेल पथ होते हुए और यहाँ सामने बीजेपी का दफ्तर है। इस रास्ते में अलग अलग दलों का दफ्तर है और यहाँ पर देखिए जहाँ बीजेपी का दफ्तर है वहाँ पहले ही से पुलिस काफी संख्या में तैनात कर दी गई थी, क्योंकि इसी रास्ते से चूंकि आरजेडी के कार्यकर्ता गुजर रहे हैं
तो ऐसे में बीजेपी दफ्तर के ठीक सामने काफी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। लेकिन देखिए पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर की तरफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, रुक कर नारेबाजी कर रहे हैं। पटना में तेजस्वी के कार्यकर्ता बैरिकेड पर भी चढ़े। पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। बैरिकेड को उठाकर फेंका भी गया। इस बवाल में आरजेडी के कुछ कार्यकर्ता भी घायल हो गए। पूरे रास्ते को इस तरह से सील किया गया कि दूसरी तरफ आना बहुत, लेकिन ये देखिए बैरिकेडिंग टूट गई है, ये बैरिकेडिंग टूट गई है, बैरिकेडिंग टूट गई है, इनकम टैक्स की बैरिकेडिंग भी टूट गई है। और अब यहां से छात्र अब आगे बढ़ रहे हैं, ये इस तरफ से बढ़ रहे हैं। ये आरजेडी दफ्तर का रास्ता है और यहां पर भी अब पुलिस के साथ जोरदार धक्का मुक्की हो रही है। आप देखिए तेजस्वी यादव खुद यहां पर हैं और लगातार अपने कार्यकर्ताओं से घिरे हुए। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ। जब पटना में बवाल ज्यादा बढ़ गया तो पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। वाटर कैनन के इस्तेमाल के बाद भीड़ तितर बितर हुई, लेकिन बवाल खत्म नहीं हुआ। पटना में भारी बवाल, काफी हंगामा, क्योंकि तेजस्वी यादव यहां देखिए किस तरह से पुलिस उनको अब ले जा रही है अपने साथ, पुलिस अपने साथ ले जाना चाह रही है। चारों तरफ से कार्यकर्ताओं ने घेर रखा है। कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि किसी भी तरह से पुलिस उनको पकड़ ना सके और इसलिए देखिए तेजस्वी यादव अब इनकम टैक्स से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए लगातार यहां पर जो है पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। आगे बढ़ते, पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही है। पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है, हम लोग को जानते हैं, पुलिस रोकने की कोशिश कर रही है। जिसके बाद पुलिस ने तेजस्वी यादव समेत कई आरजेडी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। जब पुलिस तेजस्वी यादव को लेकर आगे बढ़ने लगी तो तेजस्वी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को घेर लिया। कोई गाड़ी के सामने जमीन पर लेट गया। जैसे तैसे पुलिस तेजस्वी यादव को लेकर सचिवालय थाना पहुंची। अब तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जेल, गोली और बंदूक दिखाकर सरकार डरा नहीं सकती है। निकम्मी सरकार है, ये चंदा चोर वाली सरकार है, छात्रों पे AK-47 चलाने वाली सरकार है, ये डस्टबिन घोटाले वाली सरकार है। जनता एक एक चीज का हिसाब लेगी। ये पेपर लीक करने वाली वीक सरकार है, वीक सरकार है तभी पेपर लीक हो रहा है। और न्याय मांगने हम लोग आए हैं छात्र के मुद्दे पर, तो इस तरह का हरकत सम्राट चौधरी ने, इसकी बिहार पुलिस ने किया है, उसका हिसाब बिहार की जनता लेगी। अगर रांची की बात करें तो रांची में जो पहले तंबू लगाकर बैठे थे वो अब खड़े हो गए। दूसरी तरफ जो कुर्सी पर बैठे थे वो अब सड़क पर बैठ गए। रांची में एक आंदोलन खत्म हुआ है और दूसरे आंदोलन की तैयारी शुरू हो गई है। रांची में न्याय दो या फांसी दो के नारे लग रहे हैं। रांची में छात्र आंदोलन के बाद हेमंत सरकार ने अभय तिवारी वाली TDPL कंपनी द्वारा कंडक्ट करवाए गए सभी एग्जाम को रद्द कर दिया है। सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी और छात्रों को दी।
झारखंड में सरकार ने 14वीं जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल समेत कुल 22 परीक्षा रद्द की है। 6 पेपर को स्थगित और सीआईडी 17 एग्जाम की जांच कर रही है। छात्र आंदोलन से बैकफुट पर आई सोरेन सरकार के फैसले से 45 परीक्षाएं प्रभावित हुई हैं। परीक्षा रद्द होने से मुश्किल उन छात्रों की बढ़ गई है जिन छात्रों की नौकरी इन परीक्षाओं को पास करके लगी थी। अब कर्मचारी रांची में खुले आसमान के नीचे बीच सड़क पर छाता लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सोरेन सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं। झारखंड मंत्रालय है, प्रोजेक्ट भवन है। बाहर बारिश में जब से ये फैसला लिया गया, जब से सीएम हेमंत सोरेन ने ऐलान किया, जो अभ्यर्थी हैं जिनकी नौकरी लग गई थी वो यहाँ बाहर मौजूद हैं। कुछ छात्र ज़मीन पर बैठे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर मंत्रालय के बिल्कुल बाहर यहाँ पर ये लोग यहाँ पर बैठने को मजबूर हैं क्योंकि इनका कहना है कि अब इनको ये नहीं पता कि आगे इनका क्या होगा। इसीलिए एक बड़ी परेशानी इन लोगों के लिए आ गई है। न्याय दो या फांसी दो, इस तरीके के बैनर पोस्टर लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या नाम है आपका? सचिंद्र मोहन। आप किस विभाग में पोस्टेड थे? बीएसओ प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गुमला जिला में। सीजीएल एग्जाम? जी जी। अब जो ये सरकार ने फैसला लिया है कि परीक्षा रद्द हो गई, भर्तियां रद्द हो गई, तो आगे आप लोगों को क्या लग रहा है? यहाँ आप बैठे हैं मंत्रालय के बाहर, कोई बातचीत हो पाएगी सरकार से? उम्मीद तो है माननीय मुख्यमंत्री का जो फैसला है, एक झटके में हम लोग को घर से बेघर कर दिया गया। घर का हम इकलौता सदस्य थे जो कमाने वाले थे। अभी घर में पूरा टेंशन का माहौल बना हुआ है, क्या होगा कि नहीं होगा। खुद हम सोच रहे हैं कि हम कैसे करें। हम घर को खुद अपने तरफ से उन लोग को पॉजिटिव रख रहे हैं कि कुछ नहीं होगा, ढाढ़स रखिए, जो होगा सब अच्छा होगा। इस आधार पे अब क्या बोले, इस स्थिति से हम लोग गुजर रहे हैं। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से हजारों छात्रों की नौकरी चली गई है। हजारों छात्रों के सामने फिर से भविष्य का संकट खड़ा हो गया है। झारखंड में परीक्षा रद्द होने से 4,359 कर्मचारी सड़क पर आ गए हैं। इसमें जेएसएससी सीजीएल के 1965 कर्मचारी हैं। सिविल जज जूनियर डिवीजन के 1932 कर्मचारी हैं। जेपीएससी 11वीं और 13वीं परीक्षा से हुई 342 नियुक्तियां भी रद्द हो चुकी हैं। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 64 कर्मचारियों के पास नौकरी नहीं बची है और 56 फूड सेफ्टी ऑफिसर भी अब कुर्सी से सड़क पर आ गए हैं। रात में आदमी हर कोई अपने घर पे सोए हुए थे। उनको लगा कि आज मेरी नौकरी है। जैसे सुबह उठ के अपना मोबाइल देखते हैं कि उनकी नौकरी उनके हाथ से निकल चुकी है। तो इस तरह का निर्णय वो भी मतलब जो कार्यरत कर्मचारी हैं, वो सरकारी सेवा दे रहे हैं, उनके उनका हक छीनना ये कहीं से भी उचित नहीं लगता है। कितने लोगों की नौकरियों पर असर पड़ा होगा जो कल अधिसूचना जारी हुई है 11 to 13 और बाकी के एग्जाम? लगभग मुझे लगता है इससे 5,000 के करीब होंगे कर्मचारी जो इससे प्रभावित। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल के कर्मचारियों को नौकरी कोर्ट के ऑर्डर से मिली थी और अब कर्मचारी फिर से कोर्ट जाने की तैयारी में है। रांची में सोरेन सरकार फिर से मुश्किल में फंस गई है। रांची में एक तरफ तंबू लगाने की तैयारी चल रही है तो दूसरी तरफ रांची के जंतर मंतर से तंबू हटने लगा है। बांस और तिरपाल खोला जा रहा है। 25 दिन के आंदोलन के बाद रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से जेपीएससी रिफॉर्म मंच और देवेंद्र नाथ महतो का टेंट हटा लिया गया है। तो आज ये 26वां दिन आंदोलन का। आज 26 दिन बाद ये जो टेंट है खुलने लग गया है और आधा टेंट खुल गया है। छात्र आज अपने घर लौटेंगे। आज घर जाएंगी आराम से, संतुष्टि से खाना वाना खाएंगी? हाँ सर, आज हम लोग घर जाना चाहेंगे। बहुत दिनों से हम लोग घर से बाहर है। एक बार घर भी नहीं जा पाए। खास करके हम तो अनशन में थे, तब से हम यहाँ के यहीं रह गए। कभी घर वर नहीं जा पाए। अपने पापा से मिल पाएंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। इन छात्रों की मेहनत थी जो कि रंग लेकर आई। मेहनत रंग लेकर आई है? बिल्कुल लेकर के आई है। हम लोग के जो 26 दिन की जो तपस्या थी वो कहीं ना कहीं मेहनत रंग लेकर के आई, लेकिन अभी भी कुछ जो उम्मीदें हम लोग की है वो बाकी है अभी भी। रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली 12.5 घंटे से ईडी की टीम आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी रेड के दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, कैंपस के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात हैं। आज सुबह से समाजवादी पार्टी बेचैन है।
लेकिन अखिलेश यादव ने आज सुबह से ना आजम खान का नाम लिया, ना ही वो सीधे सीधे आजम खान पर बात कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर, ईडी की रेड। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी रामपुर, ईडी की रेड। A&S इंटरप्राइजेस रामपुर, ईडी की रेड। CK एसोसिएट्स रामपुर, पवन कुमार जैन के घर रामपुर, शाहीन खान के घर रामपुर। CA दीपक गुप्ता के ऑफिस सहारनपुर, ईडी की रेड। CA दीपक गुप्ता के घर सहारनपुर और सैयद खालिद पार्टनर जौहर एसोसिएट्स दिल्ली में, ईडी की रेड। जहां जहां आजम खान का ठिकाना वहां वहां रेड। यूपी की सुबह ऐसे खबर से हुई जिसने यूपी का चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया। सुबह सुबह ईडी अफसरों का काफिला रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा। छापेमारी के वक्त जौहर यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही थी। आईडी कार्ड की जांच के बाद छात्रों को प्रवेश दिया गया। हालांकि पेरेंट्स की एंट्री पर रोक थी, उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। पढ़ने वाली है? अरे वो पढ़ने वाली है क्या? है? पढ़ने वाली है क्या? अरे पढ़ने वाली है क्या? मार्कशीट निकलवानी थी। निकलेगी। जौहर यूनिवर्सिटी पर रेड की खबर मिलते ही सपा के नेता पहुंच गए, लेकिन ईडी ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। आप भी तो एडवोकेट हो, तो फिर मैं कह रहा हूँ, आप समझते हो ना? मैं भी एडवोकेट हूँ। किसी भी बच्चे का हमने फोन नहीं रखा, सबको हमने अलाउ किया अंदर जाने दिया। मान लीजिए ये उनकी पर्सनल है, ये गेट का इनॉग्रेशन है कि अब आप जा सकते हैं। ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि वो जबरदस्ती सभी स्टूडेंट्स के फोन नंबर ले रहे थे, लेकिन ईडी की तरफ से आरोप खारिज कर दिए गए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, हमारी कार्रवाई करने दीजिए। हम आप कार्रवाई अंदर चल रही है सर, जहां गेट पे थोड़ा चल रही है, पूरा प्रीमाइस हम कवर कर रहे हैं। मेरा यह कहना है, बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं आया हूं कि हमारे 5 बाहर से फोन नंबर लिए जा रहे हैं, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। बच्चों के फोन नंबर 5 ना ले। जिस वक्त रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली के जामिया नगर और सहारनपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के घर और ऑफिस पर भी रेड पड़ी। दिल्ली, सहारनपुर, रामपुर, 2 राज्य, 10 ठिकाने, 6 गाड़ियां, 15 ईडी अधिकारी और 100 से ज्यादा पुलिस के जवान सुबह 7 बजे आजम खान के ठिकाने पर ईडी ने एक साथ छापा मारा। एक हफ्ते पहले ही शिवपाल यादव रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मिले थे। कहा था कि सपा सरकार बनी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, लेकिन जैसे ही जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर छापा पड़ा तो अखिलेश यादव भड़क गए। उनके सोशल मीडिया टाइमलाइन पर सेक्युलर और कम्युनल वाला पोस्ट आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में 1-2% लोगों को खुश करने के लिए यह काम कराया जा रहा है। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके साथी संगी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी करवा रहे हैं। अखिलेश यादव वाली ही टाइमलाइन समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं की भी है। उनका आरोप है कि आजम खान को राजनीति से दूर रखने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं। आजम खान को परेशान करने के लिए ईडी और सब लगाया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक द्वेष बस उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई को हम लोगों ने, हमारी सरकार में, अगर हम ये कहा गया सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस होंगे, इसलिए वो गए होंगे। इसीलिए उन्होंने ईडी का छापा डाला, क्योंकि ईडी का मामला दूसरा रहेगा, मुकदमे का मामला दूसरा रहेगा। ये सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान करती है। अब समझिए ईडी ने रेड क्यों की।
ईडी की टीम ने यह कार्रवाई PMLA यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। आजम पर आरोप है कि सरकारी ठेकों से मिलने वाले पैसों को कथित तौर पर दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया गया। बाद में इन पैसों का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के लिए संपत्तियां बनाने और दूसरे कामों में किया गया। ईडी अब यह पता लगा रही है कि सरकारी ठेकों का पैसा किन लोगों और कंपनियों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया। ईडी इस रेड के जरिए अपराध की कमाई, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय रिकॉर्ड और कागजी व डिजिटल सबूतों को इकट्ठा कर रही है। आजम खान से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिलते ही कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी सरकार आजम को तो बर्बाद कर चुकी है, अब जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह करना चाहती है। पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और इमरान मसूद के आरोपों का जवाब दिया। राजभर ने कहा कि आजम खान की सारी मुसीबत की जड़ अखिलेश और शिवपाल यादव हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में जमीन अगर यूनिवर्सिटी के नाम कर देती तो आजम खान को यह दिन न देखना पड़ता। इसके जिम्मेदार अखिलेश जी और शिवपाल जी हैं। जब मकान बनाने के लिए अनुमति लेनी होती है, आपने बगैर अनुमति का भवन बना लिया, आपने सरकारी जमीन पर भवन बना लिया, सरकार का पैसा लिया और आपने बिना लेखा जोखा खर्चा कर दिया। सरकार की संपत्ति पर, सरकारी जमीन पर आपने बनाया तो सरकार आपकी थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, दूसरे नंबर के शिवपाल जी थे, तो आप लोगों को वो जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने नहीं किया, इस नाते कि आगे हम आजम खान जी को इसी को लेकर परेशान करेंगे, हमारी सरकार रहेगी। उन लोगों को तो अहंकार था कि हमारी सरकार रहेगी और संजोग से सरकार चली गई। तो अब उसी बात को जांच हो रही है, तो जांच में अब तो सारा खेल तो अखिलेश और शिवपाल जी का है। ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। इससे पहले जुलाई 2019 में ईडी ने रेड की और यूनिवर्सिटी में से दस्तावेज जब्त किए थे। इसके बाद सितंबर 2023 में छापेमारी की गई। इस बार इनकम टैक्स और ईडी ने आजम के घर और जौहर यूनिवर्सिटी के ठिकाने पर 3 दिनों तक छापा मारा। इस रेड के बाद संदिग्ध बैंक लेन देन की जानकारी मिलने पर ईडी ने समन भी जारी किया। बीजेपी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी को सही बताया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी के मुताबिक आजम खान ने अपने स्वार्थ के लिए जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया, गरीबों की जमीन छीन ली। ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन तो होने ही वाला था। देखिए, जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। ये पूरे प्रकरण में इसी कहावत की याद आती है। जो जौहर विश्वविद्यालय बना के शिक्षा को आगे बढ़ाने की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, दरअसल उस जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे भ्रष्टाचार की क्या नई नई कहानियां लिखी गई, उन्हीं कहानियों की परतें अब खुल रही और अपने निजी स्वार्थ के लिए उस विश्वविद्यालय की स्थापना करके जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों को एक लूट के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए उस विश्वविद्यालय की नींव को खड़ा किया गया। तो जब आप गरीबों का जमीन अवैध रूप से कब्जा करके कोई काम करेंगे, सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करेंगे, सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे, इसका परिणाम ऐसा आना स्वाभाविक है। रामपुर में ईडी की छापेमारी लगातार जारी रही। इसी बीच आजम खान के करीबी और रामपुर से सपा प्रत्याशी रहे आसिम राजा भी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। आसिम राजा ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी होने की वजह से इसे निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार पुलिस के दम पर दहशत फैला रही है। ईडी हो, सीडी हो, बीडी हो, हमें तो कोई इन्फॉर्मेशन इसकी है नहीं, लेकिन फोर्स के जोर पे, बंदूकों के जोर पे, खाकी वर्दी के जोर पे कब्जा कर रखा है। किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक एक यूनिवर्सिटी है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है।
आजम खान साहब ने ये गुनाह कर लिया कि रामपुर जैसे छोटे शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है। उनका गुनाह यह है कि रामपुर जैसे छोटे शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है। वो भारत सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही है। यूपी पुलिस ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया है। गाजियाबाद, शामली, वाराणसी, झांसी और गोरखपुर, इसका असर भी दिखने लगा है। यूपी में जो भी मंगलसूत्र पर हाथ डालेगा, जो चेन स्नैचिंग करेगा, उसका इलाज बुलेट से होगा। यूपी में पिछले 48 घंटे में 14 हाफ एनकाउंटर हुए हैं और फुल एंड फाइनल वार्निंग दे दी गई है। यूपी में किसी भी महिला के गले पर हाथ मारोगे, महिला के गले से मंगलसूत्र की छिनैती करोगे, महिला के सुहाग की निशानी पर झपटमारी करोगे, तो फिर योगी की पुलिस बुलेट वाला पक्का ट्रीटमेंट करेगी, जिससे अपराधी जिंदगी भर केवल एक पैर पर ही चल पाएगा। यूपी में दिन, दोपहर, रात, किसी भी वक्त किसी भी महिला की सिक्योरिटी ब्रीच करके उसके सोने की चेन पर हाथ सफाई करोगे, तो फिर इलाज इसी तरह होगा, दोनों पैरों पर खड़े नहीं हो पाओगे। यूपी में कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके मदरसा बनाओगे, तो फिर एक्शन भी बुलडोजर वाला ही दिखाई देगा। जितना अवैध है सब गिरा दिया जाएगा। यूपी में क्राइम के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन हो रहा है। यूपी के गाजियाबाद के नंदग्राम में अपराधियों ने चेन स्नैचिंग की, तो पुलिस ने इनका हाफ एनकाउंटर कर दिया। यूपी के सिद्धार्थ नगर में 60 साल पुराने मदरसे पर 6 बुलडोजर का एक्शन हुआ और मदरसे मस्जिद के अवैध हिस्से को 2 घंटे के अंदर ढहा दिया गया। झांसी के नवाबाद में विजेंद्र और आशीष विश्वकर्मा ने एक महिला के गले से दिन दहाड़े मंगलसूत्र की झपटमारी की थी। 12 घंटे के अंदर योगी की पुलिस ने विजेंद्र और आशीष का हाफ एनकाउंटर करके उनको सबक सिखा दिया। यूपी में योगी की प्रायोरिटी पर महिलाओं की सुरक्षा है और महिलाओं के सुहाग की निशानी से जो भी खिलवाड़ करेगा उसे एनकाउंटर वाला ही इलाज मिलेगा। यूपी में जो कोई भी महिला की सोने की चेन से खिलवाड़ करेगा, छीनेगा, झपटमारी करेगा, उसे अगले चौराहे पर पुलिस के भेष में यमराज ही खड़े नजर आएंगे और फिर अपराधी अपने दोनों पैरों पर कभी खड़ा नहीं हो पाएगा। यूपी में योगी सरकार की पुलिस बुलेट की रफ्तार से अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। पिछले 48 घंटे में 14 एनकाउंटर किए गए। चेन स्नैचर और मंगलसूत्र लूटने वालों पर एक्शन हुआ है। यूपी के गोरखपुर में भी इन दोनों ने महिलाओं से चेन स्नैचिंग की थी। सोचा था कि चेन लूटकर यूपी में बच जाएंगे, छिप जाएंगे, बाद में चेन बेचकर पैसा कमाएंगे, लेकिन सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। यूपी पुलिस की स्पेशल टीम ने इनको भी बुलेट वाला शो दिखा दिया, जिसके बाद ये भी एक पैर पर हो गए, लंगड़ा रहे हैं और पुलिस के कंधे का सहारा लेकर चल रहे हैं। 2 लाख उसके लिए, बाकी कितना खर्च हो गया? ये पैसा किस लिए दिया था? क्या हर रहेंगे ना, हाँ, खर्चा करने के लिए। अच्छा, इसलिए पैसा दिया था। कौन दिया था? और लड़की का आदमी, क्या नाम है? करिया का नाम, पूरा नाम पता नहीं। तो तुम दोनों मिलकर क्या किया? हाँ? क्यों किया था? पर मेंटेनेंस का खर्चा मांगने के लिए। जमीन पर अपराधी पड़ा है, पुलिस टीम ने इसका भी हाफ एनकाउंटर किया है। मौके पर ही इंस्पेक्टर अपराधी के पैर में पट्टी भी बांध रहे हैं। ये कोई मामूली अपराधी नहीं था, बल्कि इसने अपने एक और साथी के साथ मिलकर एक बुजुर्ग महिला के घर में घुसकर उसकी हत्या की थी। इसके लिए इसको बाकायदा सुपारी दी गई थी। योगी की पुलिस ने इटावा में इस अपराधी को सबक सिखाया और उसके पास से कैश बरामद किया। इसी एनकाउंटर को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव इसे स्क्रिप्टेड बता रहे हैं। कह रहे हैं कि यूपी में फिल्म सिटी की शूटिंग चल रही है। शामली में भी यूपी पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश का हाफ एनकाउंटर किया और उसे बुलेट वाला ट्रीटमेंट दे दिया।
बुलंदशहर में चोला पुलिस और स्वाट टीम के ज्वाइंट ऑपरेशन चलाकर 2 गौ तस्कर आरिफ और रशीद का हाफ एनकाउंटर किया है। वाराणसी के लल्लापुरा पांडेपुर इलाके में भी पुलिस ने इस चेन स्नैचर का बुलेट वाला इलाज कर दिया। एनकाउंटर के बाद इसके पास से भी 75,000 रुपए कैश और कंट्री मेड पिस्टल बरामद हुई।